मेरे साथ एक मारूफ कानूनदान और पॉलिटिशियन जनाब एतजाज़ अहसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। सर मैं एक तो ये जो आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं ये राना शमीम साहब के हवाले से जिसमें दो तीन यानी ज़ाहिर आफरीदी साहब का एक व्यू आया है कि उसको बड़ा लाइट ले रहे थे, जबकि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर तो इल्ज़ामात लग रहे हैं। क्या ये कोई केस बन रहा है? एक तो इस पर फरमाइएगा और फिर मैं बाद में आऊँगा मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है टार्जन की वापसी हो रही है या नहीं हो रही। जनाब एतजाज़ अहसन साहब। कारी साहब, मेरे ख्याल में ये एक हद तक तो केस खासा स्ट्रॉन्ग बना पड़ा है और वो है मियाँ साहब के हद तक और राना शमीम के हद तक। वो तो पहले दिन से ये नजर आता था, इसमें दो चार चीजें जो हैं वो उनसे गलतियां हो गई हैं और गलतियां भी मतलब है कोई ये गलती नहीं कि सब गलती हो जाए, पर जो कि जराइम की कैटेगरी में की फहरिस्त में आती हैं वो गलतियां, ऐसी गलती। एक गलती तो हुई इनसे कि इन्होंने वो टेप बनाई, ऑडियो टेप, जिस शूट किया गया है साकिब निसार, चीफ जस्टिस साकिब निसार से, और वो टेप ही का बनाना और दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करना कि एक चीफ जस्टिस ने इस किस्म की बात कही है और की है और इस इरादे का इजहार किया है कि वो पहले से प्रेशर डाल ले जजेस पे, जो हाई कोर्ट के जजेस हो उन पे कि वो उनकी जमानत और उनकी रिहाई का बंदोबस्त न होने दें। ये एक पहले है, क्योंकि ये टेप बिल्कुल तोड़ मरोड़ के और तोड़ जोड़ के बनाई जाने की शहादतें बहुत मिली हैं और उससे बड़े साफ जाहिर होता है। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये जरूर इन्होंने इसमें भी कोई कट एंड पेस्ट जॉब की गई है। वो अल्फाज इन्होंने जोड़ के मुख्तलिफ तकारीर से साकिब निसार की आवाज में और वो बना ली थे। अब जब टेप बना ली तो वो इन्होंने अभी तक उसको फॉर्मली देखें, ये भी एहतियात बरती है कि किसी अदालत में पेश नहीं की। अगर ये कॉन्फिडेंट है कि ये टेप वाकई टेप ऐसी है जिसमें जो कहा गया है वही हुआ है और वही किया गया है, तो फिर तो ये तो इनको उस टेप को बढ़ चढ़ के पेश करना चाहिए। लेकिन जज अरशद मलिक की वीडियो के तरह जिसको 2 साल हो गए, इन्होंने इसको किसी अदालत में पेश करने के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि अदालत को बैरूनी प्रेशर डालने के लिए, एक पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए इसको तैयार किया गया और तैयार से मतलब फ्रॉडुलेंटली तैयार किया। अच्छा एतजाज़ साहब, मैं बड़े दिनों से आपका मुंतजर था, परसों आप बड़े खूबसूरत लग रहे थे एक जगह माशाल्लाह। हमारी ये रहनुमाई फरमाएं, मुस्लिम लीग नून का वो गाली गलौज ब्रिगेड सेल प्रोपोगंडा कर रहा है कि वो चौथी दफ़ा आके वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ बनेंगे। पूरे सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल की है, उनकी नाअहली कैसे ख़त्म हो सकती है, ज़रा ये रहनुमाई फरमाइएगा। अच्छा, उनकी देखें जो नाअहलियत है मियाँ नवाज शरीफ की, जहाँ तक मेरी इत्तला है, मैंने केस को स्टडी एज ए लॉयर को नहीं किया कि मैं बैठ जाऊँ और सारे को स्टडी करूँ, अपना टाइम उसका नहीं, पर जितने मालूमात जो और जो जिनकी तफ्तीश नहीं हुई, जिन वाक़यात की और मीडिया पे आते रहे, अखबारों में आते रहे, उनमें से एक दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की 2 किस्म की नाअहली है। एक नाअहली है कि उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, मातहत अदालत ने कन्विक्ट किया है और उसमें उनको सजा हुई है। उस सजा के साथ नाअहली का ये तरीका है जो कानून में लिखा हुआ है, नैब ऑर्डिनेंस में, कि जब मुल्जिम रिहा होगा अपनी सजा काट के, फर्ज कीजिए वो 5 साल सजा होती है या 7 साल सजा होती है, वो काट के रिहा होगा जिस दिन, उससे आइंदा 10 साल के लिए भी वो नाअहल रहेगा ऑटोमेटिकली। एक तो ये सजा है जो उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से मिली है, जिसके बाद
वो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला चलता है। उन्होंने अपील की भी है उस फैसले के खिलाफ, और अगर अपील उनकी मानी जाती है तो फिर वो सजा भी खत्म और नाअहलियत भी खत्म। एक ये है। दूसरा है कि 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के वो जो पैनामा बेंच था उसमें उन्होंने ये होल्ड किया कि चूंकि इन्होंने अकामे को अपने अकामे को डिक्लेयर नहीं किया और इस वजह से इनको 5 साल इनको तायात वो डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और ये इसको बड़ा बनाते हैं कि यह बात शुरू हुई थी पनामा से चली गई अकामे में। अकामे का महज होना, महज मेरे पास अकामे होना, अकामा होना ही एक बहुत बड़ा जुर्म मैं समझता हूँ बनता है। वो क्यों, किस वजह से कि अगर वजीर आजम हो पाकिस्तान का, या वजीर खारजा हो पाकिस्तान का, या वजीर दाखिला हो पाकिस्तान का, या वजीर पानी और बिजली हो पाकिस्तान का, और अब वजीर आजम हो, वो किसी और मुल्क की किसी और प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम ही हो, उनकी वर्क फोर्स में ही हो, उससे तनख्वाह ली हो या ना ली हो, वो नाअहल है। और वो बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि बरतानिया ये बर्दाश्त करेगा कि उनका फॉरेन मिनिस्टर ये इनका जो ये इंडियन हाउस है, ये बड़े बड़े घराने हैं जो इंडस्ट्रियल, उनमें किसी मुलाजमत कर रहा हो, वो मुलाजमत चाहे कागज पे ही हो, मुलाजमत कागज पे तनख्वाह लिए बगैर। इफ्तिखार साहब मैं यही अर्ज कर रहा था, ये रहनुमाई फरमाए उस सजा को जो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा में दी है उसे कौन खत्म कर सकता है, उसका क्या तरीका, खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती, इसमें आपकी रहनुमाई चाहिए थी। जरा अब बात तो सुन लीजिए ना बीच में जरा, मुझे बिल्कुल मैं जब आखिरी जुमला कहने वाला था आप बेचैन हो गए। वो ये है कि ये अकामे का महज होना ही, आप तनख्वाह ने आज ली हो या ना ली हो, आप वजीर आजम हो के दो बातें हैं। एक तो ये कि किसी दीगर मुलाजमत में, और वो भी गैर मुल्की निजी कंपनी की मुलाजमत में हो, वो चाहे बेटे की हो चाहे कुछ हो, किसी की हो, अगर वो गैर मुल्की कंपनी है तो ये आप मुलाजमत नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी रिस्क आप बन जाते हैं। फिर यही नहीं, दूसरी बात ये है कि असल में अकामा इसलिए रखते हैं, उसमें तनख्वाह की इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि उस अकामे के जरिए आप शो करते हैं यूरोपियन बैंक्स को, लिक्सेनटाइन के बैंक्स को, स्विस बैंक्स को कि हम एक परमानेंट रेजिडेंट हैं दुबई के। उस बुनियाद पर आपके स्विस अकाउंट्स भी खुल सकते हैं, केमन आइलैंड में भी अकाउंट खुल सकते हैं, आपके आइल ऑफ वाइट में भी, लिक्सेनटाइन में भी। ये वो पनाहगाहें हैं जहाँ सरमाया जाके अरबों डॉलर का सरमाया जाके पनाह लेता है। उन पनाहगाहों में आपके नाम के अकाउंट खुल सकते हैं जो खुफिया अकाउंट रखे जाते हैं, और उनको वो बैंक किसी उन इलाकों का कानून इजाजत ही नहीं देता उन बैंकों के वो डिस्क्लोज करें। अब ये ही एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है अकामा रखना, किसी वजीर आजम के पास होना, या किसी वजीर आला, या किसी फॉरेन मिनिस्टर। ये ऐसी सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज और प्राइम मिनिस्टर की इतनी सेंसिटिव हसास होता है कि ये इसको खुद ही डिस्क्वालीफाई करता है। कल आप देखेंगे, मैं कह रहा था बरतानिया या जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर अगर रिलायंस ग्रुप, इंडिया के रिलायंस ग्रुप का डायरेक्टर हो, तो वो बर्दाश्त करेंगे उसको? वो उसको जूते मार के निकालेंगे और ले जाएंगे। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, वो होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको 5 साल उनको ताहयात सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। लेकिन अब ये खत्म किस तरह हो सकता है? खत्म इसी तरह हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसको अपने इस पहले फैसले को नजरसानी करे। नजरसानी इस हद तक तो मेरा ख्याल है वो कर लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी पिटीशन कर रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी पिटीशन कर रही है। इस हद तक तो मेरा ख्याल है
मैं कोई राजदान नहीं हूँ, पर मेरा ख्याल है कि वो कर लेंगे कि ताहयात नहीं होनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन। पर 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन तो खुद इसमें नैब लॉ में मौजूद है, पहले से ही है, एक्ट में मौजूद है, ऑर्डिनेंस में, नैब ऑर्डिनेंस में। वो उसको अप्लाई कर देंगे कि कोई आखिरकार अगर आप अकामा के साथ आप अकामा आपके नाम पे हो किसी गैर मुल्की कंपनी का और आप प्राइम मिनिस्टर बने हो, तो आप पे वो डिस्क्वालिफिकेशन ताहयात तो नहीं होनी चाहिए, उसके मैं भी खिलाफ हूँ। पर 10 साल की हो सकता है वो रख ले, और अगर 10 साल की भी उन्होंने रखी तो अपने फैसले के दिन से प्रोस्पेक्टिव मवस्तर पर माजी नहीं होगा। सिर्फ आपने बड़ी डिटेल रहनुमाई फरमाई। इसके लिए 5 रुकनी सी बेंचिंग करेगा समाज या उससे बड़ा लार्जर बेंच बनेगा, आप क्या समझते हैं? अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट बार ने और पाकिस्तान बार काउंसिल भी गालिबन बीच में आ रही है, इन्होंने इरादा का इजहार किया है कि ये भी फाइल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 5 रुकनी बेंच से जरा ज्यादा बड़ा बेंच मियां साहब के लिए की पिटीशन के अलावा दूसरी सब पिटीशनों को सुनने के लिए बन जाए, जिसका भी मियां साहब को फायदा होगा, क्योंकि इस किस्म की कुछ दरार पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जिसके से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इंतहाई शाइस्तगी के साथ और इंतहाई आजिज़ी के साथ भी अगर आप अंदाजा लगाएं तो वो अंदाजा आपको ये बता सकेगा कि या वो अंदाजा लग सकता है और लोग लगा सकते हैं तकरीबन कि ये हुआ तो कौन से जज साहब कैसा फैसला देने के का ज्यादा इम्कान है किनका, और वो हुआ तो किनका इम्कान की ज्यादा है कि वो फैसला इस तरह देंगे या उस तरह देंगे। और अमूमी तौर पे ये बातें दुरुस्त निकल आती हैं, क्योंकि वकला भी कई दफा तो बेंच ही चाहते हैं कि एक बना हुआ ऐसे बेंच में लगवा लें कि जो ज्यादा रिलीफ देने वाला हो, मिसाल के तौर पे या जो